सो हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल एंड हाई इन योर स्पिरिट्स। धर्म क्षेत्र पर आपका स्वागत है। 71st बीपीएससी के लिए साइंस में हम ग्रेविटेशन रिवाइज कर रहे हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। यहाँ से बहुत सारे सवाल आते हैं। छोटा सा ही चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसको सरसरी ढंग से कंसेप्ट के साथ, बेसिक कंसेप्ट के साथ रिवाइज कर लेंगे। और अगर आपने ऑलरेडी किया हुआ है ग्रेविटेशन, आपने रिवाइज किया हुआ है साइंस, तो आप इसको पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं। अपना टाइम एंड एनर्जी सेव कीजिए, अपना मेंटल स्पेस सेव कीजिए। नथिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन योर टाइम, नथिंग इज मोर वैल्यूएबल दैन योर मेंटल स्पेस, राइट। सो अगर आप ये कॉन्फिडेंट है, प्लीज स्किप द वीडियो, बट इफ यू हैव एन आयोटा ऑफ डाउट, स्टे, एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर आफ्टर दिस क्लास। छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा ही क्लास होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं, राइट। वे ओके, सो बेसिकली ग्रेविटेशन होता क्या है? ग्रेविटेशन क्या होता है? सो बेसिकली हर बॉडी दूसरी बॉडी को, हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने तरफ एक फोर्स से अट्रैक्ट करती है। उस फोर्स को कहते हैं ग्रेविटेशन, राइट। हर ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, लिविंग नॉन लिविंग, वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने तरफ एक फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, उसको कहते हैं ग्रेविटेशन। सो ग्रेविटेशन क्या है? बेसिकली एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, राइट, जो हर बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है अपने तरफ से। सो दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे आ जाते हैं। तो बेसिकली न्यूटन ने ग्रेविटेशन का लॉ दिया और कहा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दो बॉडीज या दो पॉइंट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उन दोनों बॉडीज के डिस्टेंस के, उन दोनों बॉडीज के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। आइए बताते हैं। न्यूटन ने कहा कि अगर मान लीजिए दो बॉडी है, बॉडी B1 एंड बॉडी B2। इस बॉडी B1 का मास है M1, बॉडी B2 का मास है M2 एंड इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो R है। तो न्यूटन ने कहा कि इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन बॉडीज़ के मास के प्रोडक्ट के। मास बोले तो मास के प्रोडक्ट यानी M1 इंटू M2 एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 एंड डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाया जाता है जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड जिसको G से डिनोट करते हैं। सो F इक्वल टू G इंटू M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। ये याद रखिएगा, दो बॉडीज के बीच में जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो इसी फॉर्मूला से काउंट होता है। F इक्वल टू G इंटू M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। G क्या होता है? G जो है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसका वैल्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट है याद रखना, और इसका जो वैल्यू है वो होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। वैल्यू भी याद रखना है। G क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसका वैल्यू क्या है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। यूनिट भी याद रखनी है, यूनिट भी पूछा जाता है। तो यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। आपका प्रीवियस ईयर का भी सवाल है और आने वाले साल में भी ये दोहराया जाएगा, तो याद रखेंगे। अब ग्रेविटेशन के बाद चलिए ग्रेविटी समझते हैं। ग्रेविटेशन एक बड़ी चीज़ है, यानी दो बॉडीज आपस में जो अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट कर रही है, यानी मैं इस कैमरे पे जो मेरी बॉडी इस कैमरे को जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रही होगी वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, एंड वाइस वर्सा ये कैमरा भी मेरे पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट कर रहा है, राइट। बट ग्रेविटी क्या है? बेसिकली ग्रेविटी जो है, अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको ग्रेविटी बोलते हैं। अर्थ की जो अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी अर्थ के सरफेस के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट्स आपको दिखते हैं, लिविंग नॉन लिविंग, उन सारे ऑब्जेक्ट्स को अर्थ अपनी तरफ एक फोर्स से अट्रैक्ट करती है, उसको ग्रेविटी बोलते हैं, राइट। सो ग्रेविटी इज द फोर्स बाय विच अर्थ पुल्स अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। हमने बात कर ली कि जिस फोर्स से अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी बॉडी को अपनी तरफ, अपने सेंटर की तरफ खींचती है, अट्रैक्ट करती है, उसको क्या कहते हैं? ग्रेविटी कहते हैं।
राइट। और अगर ग्रेविटी की वजह से, अर्थ के पुल की वजह से किसी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन डेवलप हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी उस बॉडी में, उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन किसकी वजह से आ रहा है, ग्रेविटी की वजह से। और ग्रेविटी क्या है, अर्थ का अट्रैक्शनल पुल, अर्थ जो अपनी तरफ खींच रही है उस ऑब्जेक्ट को। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी समझ में आ गया। अर्थ के ग्रेविटी की वजह से किसी बॉडी में अगर एक्सेलरेशन डेवलप हो जा रही है उसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसको एक पर्टिकुलर सिंबल दिया गया है, इसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। कैपिटल जी जो है वो क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कैपिटल जी। लेकिन जब स्मॉल जी की बात आती है तो स्मॉल जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसका वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आप याद रखेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ के अट्रैक्शन की वजह से अगर किसी बॉडी में एक्सेलरेशन डेवलप हो जाता है उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। इसका जो सिंबल है जी, स्मॉल जी, और इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये यूनिट भी आप याद रखेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मेजर किस में करते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में मेजर करते हैं, राइट। याद रखेंगे ये जो जी है ये आपसे पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है कि ये जो जी है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी जो वैल्यू है ये ऑब्जेक्ट के शेप से, ऑब्जेक्ट के साइज से एंड ऑब्जेक्ट के मास से इंडिपेंडेंट होता है। यानी अर्थ के सरफेस पे जितनी भी बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी लिविंग, नॉन लिविंग जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सारे पे कौन सा ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है अर्थ की तरफ से। मुझ पे जो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लग रहा है ग्रेविटेशनल पुल, वहीं इस कैमरे पे लग रहा है, वहीं आप पे लग रहा होगा, वहीं हर चीज़ पे लग रहा है। सो ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इंडिपेंडेंट है ऑब्जेक्ट के साइज से, शेप से और ऑब्जेक्ट के मास से। ये छोटा से छोटा, यानी ये जो आपको अशोक का जो स्तंभ आपको दिख रहा है या इस पे भी जी जो लग रहा है वो कितना होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और मेरे जैसे विशालकाय शरीर पे भी जो जी लग रहा है वो कितना लगेगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्लीज इसको याद रखिएगा। इससे ज़्यादा डिटेल में हम अगले साल पढ़ेंगे। ओके चलिए, अब हमने देख लिया कि कैसे ये शेप, साइज एंड बॉडी के मास से इंडिपेंडेंट है। हम देख लेते हैं कि जी के वैल्यू यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वैल्यू में वेरिएशन कब होता है, राइट। सो वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। सो मान लीजिए अर्थ का सरफेस है। अब अगर अर्थ के सरफेस से आप ऊपर जाएं यानी हाइट इंक्रीज हो रही है, या फिर अर्थ के सरफेस से नीचे जाएं, आप खुदाई करते हुए सोचे कि मैं क्रस्ट को क्रॉस करूंगा, मैं कोर तक पहुंच जाऊंगा, राइट। सो आप जितना नीचे चले जाएं अर्थ के सरफेस से, या जितना ऊपर जाएं, वैल्यू का जो जी का वैल्यू है वो डिक्रीज होता है। याद रखिएगा, आप ऊपर जाइएगा, अर्थ के सरफेस से ऊपर जाइएगा तब भी, यानी हाइट बढ़ेगी तब भी जी का वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू डिक्रीज होता है। और अर्थ के सरफेस से नीचे जाइएगा यानी डेप्थ में जाइएगा तब भी जी का वैल्यू डिक्रीज होता है। याद रखिएगा, ये आपका पूछा हुआ सवाल है। अगर हम बात करें पोल और इक्वेटर पे किस तरह से चेंज होता है, तो देखिए जी का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम पोल पे है और मिनिमम इक्वेटर पे है। यानी ये इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यहाँ पे आपका जी का वैल्यू मिनिमम है, इक्वेटर पे 0 डिग्री पे। पोल यानी 90 डिग्री पे, 90 डिग्री नॉर्थ, सिमिलरली साउथ आपका पोल पे जी का वैल्यू मैक्सिमम होगा। यानी आपसे ये भी अगर पूछा जाए कि इक्वेटर से अगर हम पोल वार्ड जाएंगे तो जी का वैल्यू इंक्रीज होगा या डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ 0 है, यहाँ पे मैक्सिमम है। यानी इक्वेटर से पोल की तरफ आप जब मूव करते हैं तो जी का वैल्यू इंक्रीज करता है। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए कि आप पोल्स से अगर इक्वेटर वार्ड अगर चले हैं तो जी का वैल्यू इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, तो देखिए 90 डिग्री पे मैक्सिमम है, इक्वेटर पे 0 है, यानी 90 डिग्री यानी पोल से इक्वेटर की तरफ चलेंगे तो जी का वैल्यू डिक्रीज करेगा। लेकिन इक्वेटर से अगर पोल की तरफ देखें तो जी का वैल्यू इंक्रीज करता है। इक्वेटर पे जी का वैल्यू मिनिमम है एंड पोल पे जी का वैल्यू मैक्सिमम है। ये आप याद रखेंगे। और एक कंसेप्ट देख लेते हैं, हमने एंगुलर स्पीड का कंसेप्ट देखा था सर्कुलर मोशन में लास्ट क्लास में, छोटा सा डिस्कशन है, आप देख लीजिए अगर कोई डाउट हो तो। अगर अर्थ की एंगुलर स्पीड
मान लीजिए ओमेगा से डिनोट करते हैं, आपको पता है। तो अगर अर्थ की एंगुलर स्पीड इंक्रीज करती है तो हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डिक्रीज करेगा। इनवर्स रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है, यानी अर्थ की अगर एंगुलर स्पीड इंक्रीज करती है तो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज करेगा, और अगर अर्थ की एंगुलर स्पीड डिक्रीज करती है तो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज करेगा। याद रखिएगा, तो अर्थ के एंगुलर स्पीड के बेसिस पे भी हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज करता है, और इनवर्स रिलेशन है, ये आप याद रखेंगे। अब हमने एंगुलर स्पीड की बात कर ही ली है, तो याद रखिएगा कि आज जो अर्थ का एंगुलर स्पीड है, मान लीजिए आज जो अर्थ का एंगुलर स्पीड है वो ओमेगा है। अगर इस ओमेगा को 17 टाइम्स बढ़ा दिया जाए, यानी 17 ओमेगा कर दिया जाए, तो इक्वेटर पे वेटलेसनेस फील होने लगेगा। इक्वेटर पे क्या हो जाएगा, वेटलेसनेस फील होने लगेगा, ये आप याद रखिएगा। अगर आज की जो भी अर्थ की एंगुलर स्पीड है उसको 17 टाइम्स अगर वो एंगुलर स्पीड बढ़ जाए तो अर्थ के इक्वेटर पे क्या हो जाएगा, वेटलेसनेस फील होने लगेगा। डू रिमेंबर इट। आइए अब हम लिफ्ट में देख लेते हैं। ये ऐसा टॉपिक है जहाँ से सवाल आता ही है, हर बार आया है। लिफ्ट में देख लेते हैं कि देखिए अगर कोई डिफरेंट सिचुएशन में क्या होगा, जी का वैल्यू यही देखना है। तो मान लीजिए कि लिफ्ट स्टेशनरी है। स्टेशनरी यानी पहला सिचुएशन है कि लिफ्ट स्टेशनरी है। स्टेशनरी यानी रुकी हुई है, या फिर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, ऊपर या नीचे, यानी यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स स्पीड बढ़ घट नहीं रहा है, ठीक है। या तो स्टेशनरी है या फिर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। उस केस में जो भी लिफ्ट में ऑब्जेक्ट है उसका जो एपरेंट वेट है वो रियल वेट के बराबर होगा। एपरेंट वेट यानी थर्ड पर्सन जो वॉच कर रहा होगा उसको जो वेट दिखेगा वो उस ऑब्जेक्ट के रियल वेट के बराबर होगा। ये सिचुएशन कब का है, या तो लिफ्ट स्टेशनरी हो यानी रुकी हुई हो, या फिर यूनिफॉर्म स्पीड से ऊपर जा रही हो या फिर नीचे आ रही हो, मूव कर रही हो। मूव मतलब नीचे ऊपर कुछ भी हो सकता है, राइट। स्टेशनरी मतलब रुका हुआ। यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स कि जो भी लिफ्ट की जर्नी उसमें किसी भी पॉइंट पे लिफ्ट का स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, राइट। तो इन सिचुएशंस में जो ऑब्जेक्ट है लिफ्ट के अंदर उसका एपरेंट वेट क्या होगा, वो रियल वेट के बराबर होगा। सेकेंड कंडीशन है कि अगर लिफ्ट जो है वो अपवर्ड जा रही है, लिफ्ट अपवर्ड जा रही है, लेकिन कैसे, विथ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के साथ अपवर्ड जा रही है। एक्सेलरेशन क्या है, चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, यानी हर मोमेंट पे वेलोसिटी बदल रही है। उस केस में जो एपरेंट वेट है वो रियल वेट से ज़्यादा होगा, यानी एक्सेलरेशन के साथ अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो एपरेंट वेट रियल वेट से ज़्यादा होगा। तीसरा सिचुएशन है कि लिफ्ट डाउनवर्ड जा रही है, लिफ्ट नीचे जा रही है, लिफ्ट का मोमेंट नीचे है, बट विथ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के साथ लिफ्ट नीचे जा रही है। इस केस में क्या होगा कि जो एपरेंट वेट है वो रियल वेट से कम होगा। याद रखेंगे। चौथा कंडीशन याद रखेंगे कि एक सिचुएशन होता है वेटलेसनेस का। मान लीजिए कि आप लिफ्ट में हैं और आपकी लिफ्ट की जो कॉर्ड है वो टूट गई है, और लिफ्ट जो है, लिफ्ट की कॉर्ड टूट गई है और लिफ्ट जो है वो फ्री फॉल हो रही है। लिफ्ट जो है वो फ्री फॉल हो रही है। फ्री फॉल का सिचुएशन क्या है कि लिफ्ट की कॉर्ड टूट गई है। उस केस में आप जो है वेटलेसनेस एक्सपीरियंस करेंगे। इस सिचुएशन को जो ऑब्जेक्ट लिफ्ट के अंदर है उसका वेट इस केस में 0 हो जाता है, और इसी को वेटलेसनेस कहते हैं। तो फ्री फॉल के केस में हम वेटलेसनेस एक्सपीरियंस करते हैं, याद रखिएगा। और लास्ट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, पांचवा पॉइंट है, याद रखिएगा कि अगर लिफ्ट नीचे जा रही है, डाउनवर्ड मोशन से रिलेटेड है, लिफ्ट अगर नीचे जा रही है एंड किसी भी मूवमेंट पे लिफ्ट का जो एक्सेलरेशन है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से बढ़ा हो जाए, ज़्यादा हो जाए, यानी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाए। इन केस ऑफ डाउनवर्ड मोशन ऑफ द लिफ्ट की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज़्यादा हो जाए, और खुदा न खास्ता आप उस लिफ्ट में हैं तो आप उस लिफ्ट की सीलिंग में आप सीधा ऊपर चले जाएंगे, राइट। तो सर को थोड़ा सा बचा कर चला करिएगा लिफ्ट में। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है, इतना सा है, ये यही लिखा हुआ है। अभी हमारे बिहार स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप में बहुत कम लोग हैं। जैसे ही हम 100 हो जाएंगे देन हम लाइव कन्वर्सेशंस, लाइव डिस्कशंस भी समय मिलने पे लेंगे, आपके एग्ज़ाम से या एग्ज़ाम के बाद भी।
राइट, 100 हो जाए बिहार स्पेशल के, देन विल डू दैट। आइए, हमने ये लिफ्ट का पोजीशनिंग देख लिया, याद रखिएगा आपसे पूछा जाता है, और जब भी लिफ्ट में चलिए सर बचाकर चलिए। आइए अब हम चलते हैं प्लानिटरी मोशन की तरफ, थोड़ा देख लेते हैं, प्लैनेट्स के मोशन को देख लेते हैं। केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन बहुत आसान है, ध्यान से सुनेंगे उसके बाद पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा। केपलर के 2 लॉज हैं प्लानिटरी मोशन, 3 है एक्चुअली। पहला सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी पे दूसरा तीसरा बेस्ट है। पहला लॉ क्या कहता है कि जो केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेट, पहला लॉ कहता है कि जो भी प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं। ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है, सारे के सारे प्लैनेट्स सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं, विथ सन बीइंग रेस्ट एंड इंटायर फोकस ऑफ द ऑर्बिट। ये पूरे ऑर्बिट का फोकस क्या है? सन है, सन रेस्ट पे रहता है, और जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं। अब दूसरा, ये पहला हो गया, पहला लॉ हो गया प्लानिटरी मोशन का। दूसरा लॉ क्या है? दूसरा लॉ कहता है कि किसी भी प्लैनेट का एरियल वेलोसिटी सन के अराउंड हमेशा कांस्टेंट होता है। किसी भी टाइम पे आप उठाकर देख लीजिए, किसी भी प्लैनेट का किसी भी टाइम पे एरियल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होता है। बात आती है एरियल वेलोसिटी क्या है, तो एक यूनिट टाइम में जो प्लैनेट अपने मोशन के दौरान जो एरिया कवर करता है, एक यूनिट टाइम में आप सेकेंड में मेजर कर सकते हैं, मिनट में मेजर कर सकते हैं, आवर, जो भी आप ये टाइम का यूनिट लें, एक यूनिट टाइम में जो प्लैनेट सन के अराउंड मोशन कर रहा है उसमें कितना एरिया कवर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एरियल वेलोसिटी। सो केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन का सेकेंड लॉ यही है कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते वक्त जो प्लैनेट का एरियल वेलोसिटी होता है किसी भी पॉइंट पे कांस्टेंट होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। अब इसी लॉ से एक और डिराइव्ड लॉ निकलता है कि किसी भी, मान लीजिए किसी भी प्लैनेट का जो स्पीड है वो जब सन के सबसे क्लोजेस्ट होगा तो उसका मैक्सिमम होता है स्पीड, एंड सन से जब फारदेस्ट डिस्टेंस पे होता है तो उसका स्पीड मिनिमम होता है। ठीक है, क्योंकि हमने कहा कि किसी भी पॉइंट पे एरियल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होगा। उसी से ये डिराइव होता है कि कोई भी प्लैनेट जब सन के सबसे नज़दीक होता है तो उसकी स्पीड मैक्सिमम होती है, एंड सन से सबसे दूरी पे होता है उस समय उसकी स्पीड मिनिमम होती है। याद रखिएगा, जो सन से नियरेस्ट डिस्टेंस है उसको पेरीजी कहते हैं, एंड जो सन से जो फारदेस्ट डिस्टेंस है उसको अपोजी कहते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पेरीजी पे सन का किसी भी प्लैनेट का स्पीड क्या होगा, तो वो मैक्सिमम होता है। कोई भी प्लैनेट जब सन के सबसे क्लोजेस्ट होती है तो वो मैक्सिमम स्पीड में होती है, एंड कोई भी प्लैनेट अपोजी यानी सन से फारदेस्ट होती है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे होती है, उस समय उसकी स्पीड मिनिमम होती है। इतना ही है। तीसरा लॉ जो है प्लानिटरी मोशन का कहता है कि जैसे पहले आपको बता दूं, ये हमारा सन है, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है। किसी भी प्लैनेट को एक इंटायर रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है, मान लीजिए यहाँ से हम शुरू करते हैं और प्लैनेट वापस यहाँ पहुँचने में एक रिवॉल्यूशन में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। तो केपलर्स लॉ प्लैनेटरी मोशन का थर्ड लॉ यही है कि जो टाइम पीरियड है, मान लीजिए इसको टी से, टाइम पीरियड है प्लैनेट का, इसका जो स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मीन डिस्टेंस यानी एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द प्लैनेट, एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन के क्यूब से। ठीक है, यही का द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। यानी टाइम पीरियड, जो रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड है उसका अगर हम स्क्वायर कर दिए, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? प्लैनेट का जो एवरेज डिस्टेंस है सन से उसके डायरेक्टली उसके क्यूब के। अगर मान लीजिए टाइम पीरियड टी है और आर हमारा एवरेज डिस्टेंस है तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। ये आप याद रखेंगे, टी टाइम पीरियड है, आर क्या है? एवरेज डिस्टेंस है। अगेन याद रखिएगा कि जो प्लैनेट जितना नज़दीक होगा सन से, राइट, उसका टाइम पीरियड
उतना ही कम होगा क्योंकि ऑर्बिट उसका छोटा होगा, और जो प्लैनेट जितना दूर होगा सन से उसका टाइम पीरियड उतना ही बड़ा होगा क्योंकि उसका ऑर्बिट बड़ा होगा। और इसीलिए क्योंकि मर्क्यूरी नियरेस्ट प्लैनेट है, इसका ऑर्बिट बहुत छोटा है। ऑर्बिट क्या है, जिस लाइन में, जिस प्लेन में वो प्लैनेट जो है सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो मर्क्यूरी सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है, इसका ऑर्बिट बहुत छोटा है। सो 88 डेज में एक पूरा रिवोल्यूशन मर्क्यूरी लगा लेती है। लेकिन प्लूटो हालांकि प्लूटो अब प्लैनेट नहीं रहा, बट स्टिल प्लूटो फारदेस्ट था सोलार सिस्टम में, तो उसको एक रिवोल्यूशन लगाने में अर्थ की जो ईयर्स की डिफिनीशन है उसमें 247.7 ईयर्स यानी 247 साल 7 महीने लगते थे प्लूटो को सन के अराउंड एक रिवॉल्यूशन करने में। क्लियर है ये? तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा सन के रिस्पेक्ट में उतना ही ज़्यादा टाइम पीरियड होगा। क्लियर है ये? ओके। सो हमने केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन भी बेसिक देख लिया। अब हम थोड़ा सा सैटेलाइट देख लेते हैं। सैटेलाइट सिस्टम क्या होता है? सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट कोई भी आर्टिफिशियल या फिर नेचुरल बॉडी जो किसी भी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व कर रही है बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से प्लैनेट के अराउंड अगर कोई बॉडी रिवॉल्व कर रही है उसको सैटेलाइट बोलते हैं। ये सैटेलाइट आर्टिफिशियल भी हो सकती है, नेचुरल भी हो सकती है। नेचुरल में अगर हम अर्थ का एग्जांपल लें तो मून है हमारा नेचुरल सैटेलाइट, और ये मून हमारा अर्थ के अराउंड क्यों रिवॉल्व कर रही है? बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सिमिलरली अगर आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात करें इन केस ऑफ अर्थ, इनसैट सीरीज के सारे सैटेलाइट्स आपको पता है दे आर्टिफिशियल मैनमेड सैटेलाइट्स, ये अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन। क्लियर है ये? अब ऑर्बिटल स्पीड की बात कर लेते हैं। अगेन ये हमारी अगर अर्थ है, हम सैटेलाइट सिस्टम को देख रहे हैं, तो अगेन ये सर्कुलर ऑर्बिट नहीं होगा, इलिप्टिकल ऑर्बिट होगा। अब इस ऑर्बिट में जो स्पीड है दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल स्पीड। जिस स्पीड से मून या फिर कोई भी सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल स्पीड, इजंट इट? तो ऑर्बिटल स्पीड की बात करें तो याद रखेंगे कि ऑर्बिटल स्पीड है सैटेलाइट का, वो उसके मास से इंडिपेंडेंट है। किसी भी मास ऑर्बिटल स्पीड जो सैटेलाइट का वो मास से इंडिपेंडेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ रेडियस ऑफ द सैटेलाइट, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट पे डिपेंड करता है। राइट? ये भी पॉसिबल है कि हेवी से हेवी नैनो सैटेलाइट से लेकर के जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं वो सारे के सारे एक ही ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्बिटल स्पीड जो है मास से इंडिपेंडेंट है, मास से कुछ लेना देना नहीं है। तो किस चीज़ में डिपेंड करता है ऑर्बिटल स्पीड? रेडियस ऑफ द ऑर्बिट की। आप थोड़ा अगर हॉरिजॉन्टली इमेजिन करें, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट क्या हो गया, यानी अर्थ के सरफेस से सैटेलाइट का जो डिस्टेंस है, जो हाइट है, दैट इज कॉल्ड और रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। राइट? जितना ज़्यादा ऑर्बिट होगा यानी अर्थ के सरफेस से जितने हाइट पे सैटेलाइट होगा उतना ज़्यादा ऑर्बिटल स्पीड होगा। क्लियर है ये? सिंपल सी बात है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। जितना ज़्यादा ये सरफेस से हाइट होगा, ये जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा स्पीड होगा। इसमें कोई हमारी साइंस तो नहीं है बहुत बड़ी वाली, हालांकि है ये बहुत सिंपल लेमैन समझो, मैं समझा रही हूँ आपको। चलिए याद रखिएगा कि बिल्कुल अर्थ के सरफेस से बिल्कुल नियरेस्ट में जो अर्थ के सरफेस से जो नियरेस्ट सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा होता है उसकी ऑर्बिटल स्पीड 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। एक सेकेंड में वो सैटेलाइट 7.9 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है। आप याद रखेंगे अर्थ के सरफेस से नियरेस्ट सैटेलाइट का जो ऑर्बिटल स्पीड है वो कितना है? 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। कितना है मेरे साथ बोलिए? 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। अगेन पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होगा सैटेलाइट का, कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगाने में जो टाइम लगता है सैटेलाइट को वो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन होगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये हमारी मान लीजिए अर्थ है, इसके अराउंड इस सैटेलाइट को रिवॉल्व करना है। अब इस सैटेलाइट को एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगाने में जो टाइम लगेगा उसको पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कहेंगे। अगेन मान लीजिए इस ऑर्बिट में कोई सैटेलाइट है और एक दूसरी सैटेलाइट दूसरे ऑर्बिट में है, दोनों का पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या हो गया? देखिए ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि ये रेडियस उस अर्थ के हाइट ज़्यादा है।
राइट। तो अगेन पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ये किस पे डिपेंड करेगा, मास पे डिपेंड नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट के सैटेलाइट के साइज पे डिपेंड नहीं करेगा, शेप पे डिपेंड नहीं करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, हाइट पे डिपेंड करेगा। क्लियर है ये? अर्थ के सरफेस से हम कितनी दूरी पे सैटेलाइट को प्लेस कर रहे हैं उससे डिटरमाइन होगा पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है कि पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन किस पे डिपेंड करता है, हाइट पे। सैटेलाइट का हाइट जो है सरफेस से कितना ऊपर है, जितना ज़्यादा हाइट होगा उतना ज़्यादा पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन होगा। अगेन पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इसके मास से इंडिपेंडेंट है। आप मान लीजिए ये हमारी अर्थ है और यहाँ पे कोई कम्युनिकेशन सैटेलाइट हमने डाल दिया और यहाँ पे हमने नैनो सैटेलाइट डाल दिया, ठीक है, नैनो समझ रहे हैं आप। अब ऐसा नहीं है कि इसका मास ज़्यादा है तो इसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ज़्यादा होगा, नैनो का मास कम है तो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कम होगा। मास से इंडिपेंडेंट है पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। ये डिपेंड करता है अर्थ के सरफेस से हाइट कितना है। अगेन मान लीजिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट वाले ऑर्बिट में ही हम नैनो सैटेलाइट को भी प्लेस करते हैं, तो अगेन यहाँ पे मास से कोई लेना देना नहीं है कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट का मास ज़्यादा है नैनो का कम है तो कोई डिफरेंस होगा, बिल्कुल नहीं। दोनों का पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन सेम होगा। क्यों? क्योंकि पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ अर्थ के सरफेस से सैटेलाइट के डिस्टेंस या हाइट से पे डिपेंड करता है। याद रखेंगे, अर्थ के सरफेस के नज़दीक एक पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन जो एक सैटेलाइट को 1 घंटे 24 मिनट लगते हैं, एक रिवॉल्यूशन नियरेस्ट 1 घंटे 24 मिनट लगते हैं। हमने पढ़ा था कि ऑर्बिटल स्पीड कितना होता है अर्थ के सरफेस के नज़दीक 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, और पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कितना अर्थ के सरफेस के नज़दीक 1 आवर 24 मिनट यानी 84 मिनट्स, यानी 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से अगर सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड सरफेस के एकदम नज़दीक, तो उसको एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 84 मिनट लगेंगे। याद रखिएगा आप ये, ठीक है। आइए लास्ट, अब हम जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस की बात कर लेते हैं। दोनों में देखिए आपके लूसेंट में थोड़ा सा मे बी एडिटिंग मिसमैच है, मैं उसको करेक्ट कर देती हूँ, आपको मानना हो तो मान लीजिएगा, अदरवाइज लिफ्ट में सर बचा कर तो चलना ही है कि नहीं। सो जियो स्टेशनरी की बात करें तो देखिए, अगर कोई सैटेलाइट है जिसका रोटेशन अर्थ के डायरेक्शन में, यानी अर्थ आपको पता होगा वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है, रिवॉल्व करती है, तो जो सैटेलाइट है ये भी वेस्ट टू ईस्ट ही अर्थ को रिवॉल्व कर रहा है, और जो पीरियड ऑफ रोटेशन है वो अर्थ का जो अपने एक्सिस पे एक बार रोटेशन का टाइम हो, यानी अर्थ अपने एक्सिस पे एक बार 24 घंटे में एक बार घूम जाती है, आपको पता है। तो अगर ये जो सैटेलाइट है ये वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी अर्थ के रोटेशन के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, और इसका जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है वो अर्थ के अपने एक्सिस पे रोटेशन के बराबर हो जाए, यानी 24 घंटे में ये एक बार अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर जाती है, तो इसको जियो स्टेशनरी कहते हैं। इसको जियो स्टेशनरी कहते हैं। जियो स्टेशनरी के लिए 2 ही कंडीशन है कि जो सैटेलाइट का रोटेशन का डायरेक्शन ये अर्थ के रोटेशन के डायरेक्शन के सिंक होना चाहिए, यानी वेस्ट टू ईस्ट होना चाहिए, एंड सैटेलाइट का जो रिवॉल्यूशन पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है वो अर्थ का जो अपने एक्सिस पे रोटेशन का टाइम है यानी 24 घंटे होना चाहिए। तो इसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, और ये जो ऑर्बिट है ये लगभग 36 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, तो इसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं और ये इसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। इसमें एक आप और वैल्यू एडिशन कर देंगे तो ये जियो स्टेशनरी से सिंक्रोनस बन जाएगा। दोनों नाम एक ही हैं बट दोनों में अंतर है। सिंक्रोनस में ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, यानी सैटेलाइट वेस्ट टू ईस्ट अर्थ के डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है। दूसरा कि इसका टाइम पीरियड, अर्थ का जो सैटेलाइट का टाइम पीरियड कितना, अर्थ का अपने एक्सिस में एक बार रोटेट करने का टाइम पीरियड यानी 24 घंटे। अब तीसरा इसमें ये है कि जो सैटेलाइट है वो किस प्लेन में रिवॉल्व कर रहा है, तो इक्वेटोरियल प्लेन में रिवॉल्व कर रहा है, राइट। आप थोड़ा सा इमेजिन करेंगे, 2D में ही इमेजिन करिए, तो ये हमारी अर्थ है, इसके इक्वेटर के चारों तरफ से अगर कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है और ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि 24 घंटे टाइम पीरियड है उसका और वेस्ट टू ईस्ट ही रिवॉल्व कर रहा है, तो ये आपका जियो सिंक्रोनस हो जाता है। ये आपको याद रखेंगे। और सारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो हैं वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में ही प्लेस किए जाते हैं।
तो जियो स्टेशनरी और सिंक्रोनस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, एक ही पॉइंट का अंतर है कि सिंक्रोनस होने के लिए ज़रूरी है कि आप बिल्कुल इक्वेटर के प्लेन में हो, यानी बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर हो, इक्वेटर के लाइन में हो, ठीक है, बस इतना सी बात है। और आर्थर माइक वर्किंग या आर्थर सी क्लार्क एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पहली बार कहा था कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट को जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में रखा जाए और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है इसके ऑर्बिट को पार्किंग ऑर्बिट भी कहते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के ऑर्बिट को पार्किंग ऑर्बिट भी कहते हैं। और मुझे पता आप यहाँ तक आते आते बोर हो रहे होंगे और चाहते होंगे कि आप इस क्लास को स्केप कर दें, तो इसके लिए मैं आपको स्केप वेलोसिटी भी समझा देती हूँ। देखिए, स्केप वेलोसिटी वो मिनिमम वेलोसिटी है। चाहे आप किसी भी चीज़ को आप चाहते हैं कि इस दुनिया से चला जाए, बहुत दुखी हो गए, आप चाहते हैं कि दुनिया छोड़ दे, राइट, आप ऐसा कर दीजिए, खुद को लॉन्च कर दीजिए उस मिनिमम वेलोसिटी से कि आप न अर्थ के ग्रेविटेशन को स्केप कर जाएं, फिर आप कभी वापस नहीं आएंगे। और इसके लिए कुछ नहीं करना है, अपने आप को एक मैं आपको फैक्ट देती हूँ, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से लॉन्च कर दीजिए, आप अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बहुत बाहर चले जाएंगे और फिर कभी वापस नहीं आएंगे। तो इसको कहते हैं एस्केप वेलोसिटी, राइट, कि ऐसी मिनिमम वेलोसिटी से किसी भी ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करें कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाए, दैट इज़ कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। अगेन याद रखिए, और फिर वो वापस ना, राइट। और याद रखिएगा कि जो एस्केप वेलोसिटी है ये मास से इंडिपेंडेंट है, साइज से इंडिपेंडेंट है, शेप से इंडिपेंडेंट है, इवन डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन से इंडिपेंडेंट है कि नहीं पूरब दिशा में ही फेंकेंगे तो हम इस दुनिया से बाहर जा पाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आप किसी भी दिशा में आँख बंद करके बस ये नंबर मैच करा दीजिए, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लीजिए आप, एक सेकेंड में 11.2 का डिस्टेंस कवर कर दीजिए, कोई भी आंख बंद करके वो ऑब्जेक्ट जो है वो एस्केप कर जाएगा अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को, और इसको एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। अगर आप मून पे हैं, मान लीजिए फ्यूचर में आप मून पे जाने का प्लान हो और वहाँ से एस्केप करना हो कि भाई यहाँ का ग्रेविटेशनल, मून से भी मन भर जाए और लगे कि नहीं भाई अब इस दुनिया से बाहर जाना है, तो वहाँ से कम है, वहाँ का ग्रेविटेशनल पुल बहुत कम है, आप 2.4 किलोमीटर की रफ्तार से अपने आप को लॉन्च कर दीजिएगा, या फिर किसी ऑब्जेक्ट को इस दुनिया से बाहर फेंकना है, किसी से ज़्यादा मन भर गया उसको बाहर भेजना है, 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से उसको लॉन्च कर दीजिएगा, मून से वो कभी वापस नहीं आएगा। सिमिलरली अगर अर्थ से किसी को तथास्तु कह के विदा करना है कि भाई बहुत हो गया अब छोड़ो, उसको 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के रफ्तार से लॉन्च कर दीजिएगा, वो इस दुनिया से बहुत आगे निकल जाएगा और कभी वापस नहीं आएगा। सो फाइनली आपने एस्केप इस क्लास को भी कर लिया। शायद मेरी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी, राइट, एनीवे, तो हमने ग्रेविटेशन कंप्लीट कर लिया है और हम आपसे कल मिलेंगे। मॉर्निंग में आपका एक सवाल, बिहार जियोग्राफी में सॉइल का क्लास होगा, वो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद तो एक पूरा ले लूँगी मैं फैक्ट्स वाला, वो सारा हो जाएगा। साइंस में साइंस के क्लासेस आपके चलते रहेंगे, करंट अफेयर्स भी आएंगे, मैथ्स भी आएंगे, सब बहुत जल्दी बहुत सारा कुछ डिलीवर करना है। सो विश मी गुड लक, विश मी लॉट ऑफ एनर्जी एंड आई विश यू बैक अ लॉट ऑफ गुड विशेस, हैव अ गुड डे, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।